एक 5वां भाव लगन और आपका 9वां घर। ये जो ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, जिसको भृगुनंदी नाड़ी में हम लोग त्रिकोण बोलते हैं, असल में आपकी लाइफ का जो पूरा सेटअप है ये आपका 1, 5, 9 का ट्रायंगल क्रिएट करता है। संतान अगर किसी को नहीं हो रही तो वो लोग क्या उपाय कर सकते हैं? अब तो सबसे पहले अपने सूर्य को सुधारिए। पृथ्वी तत्व का है, वायु तत्व का है, अग्नि तत्व का है या फिर जल तत्व का है। इन तत्वों का आपकी संतान के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर 5वें घर में आपके सूर्य जैसे प्लैनेट है तो आप कोशिश करिए अपने बच्चे को किसी बिजनेस में ही डालिए। वो किसी के अंदर दब के काम करेगा नहीं। मंगल होता है या राहु होता है या केतु होता है, ये 3 प्लैनेट यहाँ पे एबॉर्शन जैसी स्थिति ला देते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी की बहुत भारी डिमांड और बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक डिसाइड किया है कि आप लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाऊं। तो पिछले काफ़ी सालों से जो मैंने सीखा है, जो भी आप लोगों के लिए पढ़ा है और अपने लिए भी पढ़ा है, तो वो सभी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगी। आप लोग जो भी ऑफलाइन प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, नवतारा या नक्षत्र के किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है सीखने में, तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक एंड नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपके जीवन में बदलाव लाने की हमेशा मैंने कोशिश की है और रियल एक्चुअल नॉलेज आपको देने की कोशिश की है। और मैं सिर्फ किताबी बात नहीं करती हूँ, हमेशा ऑब्जर्वेशन पे बात करती हूँ, वही आपको सिखाने वाली हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए 2 खुशखबरी, क्योंकि मैम के पास बहुत से मैसेज और कमेंट्स लोगों के ऐसे आते थे कि उन्हें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे हम पराशरी ज्योतिष भी कहते हैं, उसे सीखने के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी। तो मैम के वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन फ्री क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप में से जो लोग भी सीखना चाहते हैं या जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीखने के इच्छुक हैं, वो डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके क्लिक करें और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस अभी से ज्वाइन करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। और सेकेंड खुशखबरी ये है कि जो लोग भी मैम से फेस टू फेस कॉन्टैक्ट करके कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो जो भी सीखने के इच्छुक हैं वो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उन पे क्लिक करके मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की फेस टू फेस क्लासेस मैम से ले सकते हैं। और इन कोर्सेज की फुल डिटेल आपको पॉडकास्ट के बीच में दी जाएगी, तो अंत तक बने रहें। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं मैम आप? बहुत अच्छे। आप बताइए अंजलि, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। काफ़ी दिनों के बाद हमारा वापस से एक मिलन हुआ है। हाँ, असल में बहुत सारे चीज़ें थी जो पैरेलल चल रही थी, तो मैंने उनको पहले सॉर्ट करना ज़रूरी समझा कि ज्योतिष में तो अब हम कूदे हैं तो फिर इसमें तो पूरी ज़िंदगी निकलेगी, लेकिन कुछ हमारे टाइमिंग ऑफ इवेंट्स हमारे भी होते हैं ना, जो हमें बिल्कुल चलते हैं उनको देखना होता है। सो इसीलिए थोड़ा ब्रेक लिया बीच में, देन कंटिन्यू करेंगे अब। ज़रूरी भी था मैम, क्योंकि एक्चुअली सारे काम ही करने ज़रूरी होते हैं लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल। मैम, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिले इन प्रोजेनी। जिन लोगों को भी प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ते हैं, उन लोगों के लिए आज का ये पॉडकास्ट रहने वाला है। क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं उनमें कॉमन क्वेश्चन होता है, बट कहीं ना कहीं वो एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट नहीं कर पाती। तो आज का ये पॉडकास्ट उन लेडीज़ को डेडिकेटेड है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिस पे आज क्या पुराने समय में हमेशा से ही जो है जो मैरिज के बाद ये प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है। देखिए, एक बच्चा जब होता है तो उसमें किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। माँ उसको पालती है 9 महीने अपने पेट में, तो उसका जो कारक अगर मैं कहूँ तो वो पिता होता है। तो इसीलिए जो XY क्रोमोसोम्स जिसको हम बोलते हैं कि वो फादर के पास होते हैं, जो डोमिनेंट नेचर जो आता है बच्चे में वो ज़्यादातर फादर की तरफ से ही दिखेगा आपको। और दूसरी वजह यह है कि जैसा आजकल की परिस्थितियां हैं, जैसे मैं देखती हूँ, तो हम भी बहुत ज़्यादा एज्ड नहीं है कि हम कहें कि हम बहुत बड़ी चीज़ें देख पाए हैं, हाँ, लेकिन जितना भी देख पाए उसके अकॉर्डिंग ज्योतिष बहुत बड़ी हेल्प कर सकता है इसमें, कि आप अपने लाइफ में देख सकते हो कि आने वाला बच्चा या फिर जो जो इस सुख को भोग नहीं पा रहे हैं उसकी वजह क्या है। अच्छा। तो मैम, ये कोई इंसान अगर देखना चाहे अपनी कुंडली में, तो किस तरीके से पता चलता है कि उसकी कुंडली में डिले प्रोजेनी है या उसका बच्चा कैसा होगा? कुंडली के कौन से ग्रह ये सब बताते हैं? बिल्कुल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सिंपल चीज़ है। जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट देखते हैं, ये मैंने हमेशा बोला है कि ये चैनल बनाने का मकसद कोई भी प्रमोशन, किसी भी तरह की कोई वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे जो भी नॉलेज मैं दे रही हूँ वो पहले मैंने भोगी है, लोगों के चार्ट्स पे हम लोगों ने देखा, समझा, तो वही चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल मैम।
जब तक कोई थंब रूल किसी बुक में जितना मर्जी लिखा हो, जब तक आपने उसको एप्लीकेबल नहीं किया, अप्लाई नहीं किया 10 20 100 50 चार्ट्स पे, तब तक आप उसके बारे में बिल्कुल भी बोलने के हकदार नहीं होते हैं। मैंने देखा है कि बच्चा होने के लिए हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट भाव जो मानते हैं वो पांचवा भाव मानते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैंने ये ऑब्जर्वेशन की है अपनी, कि पांचवें भाव से भी पहले आपका लगन, जो फर्स्ट हाउस होता है ना, एक पांचवा भाव, लगन और आपका नौवां घर, ये जो ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं, जिसको भृगुनंदी नारी में हम लोग त्रिकोण बोलते हैं, पराशरी ज्योतिष में भी हम त्रिकोण बोलते हैं। असल में आपकी लाइफ का जो पूरा सेटअप है, ये आपका 1 5 9 का ट्राइम क्रिएट करता है। अच्छा, इसी से पता चलता है सब कुछ एक बच्चे के बिल्कुल, बारे में? इन तीनों में अगर कोई भी अफ्लिक्शन होता है, इन तीनों में अगर कोई भी वैर विरोध होता है ग्रहों में, तो आपको बच्चा होने में दिक्कत आएगी। फिर वो चाहे आपकी वजह से हो, चाहे फिर वो आपके पार्टनर की वजह से हो, लेकिन आएगी। अच्छा। ठीक है। दूसरी चीज़ की सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी, वो देखते हैं हम लोग पांचवा भाव। पांचवें भाव को हम लोग बोलते हैं पूर्व पुण्य का, लेकिन अगर देखा जाए तो वो 9वें से 9वां पड़ता है, 9th हाउस से वो 9th हाउस पड़ता है, यानी कि आपके पिता के पिता। तो आपके, इसका मतलब दादा का घर हो गया वो। हाँ। इसीलिए आपने देखा होगा कई बच्चों की शक्लें दादा से मिलती हैं, हरकतें दादा दादी से मिलती हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस वो गया और वो वापस आ हाँ, गया, बिल्कुल, है ना। होता मेरे है। पास बहुत सारे केसेस हैं कि सेम डे दादाजी की हुई है, तो सेम डे पोता या पोती की जन्म भी हुआ है, हाँ, और उसकी काफ़ी चीज़ें उससे सिमिलर होती हैं। तो इसीलिए पांचवें घर को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं हम लोग बच्चे के लिए। इस घर में किसी भी तरह का कोई भी अफ्लिक्शन नहीं चलेगा, वो बहुत सारी चीज़ों में मार करेगा आपकी ज़िंदगी में। पांचवा भाव सबसे पहले आपके लगन के लिए आपकी शिक्षा है। वो शिक्षा जो कि आप अपने लिए, अपने हुनर, जो जो हमारा हुनर होता है ना, हर इंसान के अंदर एक हुनर होता है। बिल्कुल। वो उस हुनर के थ्रू क्या करता है, एक अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी लाता है, कि उसके थ्रू वो कोई ना कोई एक नई इन्वेंशन क्रिएट करता है ना। इसीलिए हमारा बच्चा भी हमारे लिए एक तरह का क्या है, इन्वेंशन ही है। इन्वेंशन है वो हमारे लिए ना। बिल्कुल। वो आपको भी नहीं पता कि उसकी शक्ल, उसका रंग, उसका कर्म जो है वो कैसा है, लेकिन आप अपने पांचवें घर के प्लैनेट से, राशि से ये अंदाजा लगा सकते हो कि वो स्थिर नेचर का होगा, वो वायु तत्व का होगा, वो कैसा नेचर लेकर आ रहा है आपके लिए, वो क्या लेकर आ रहा है। बिकॉज मैं इसलिए इसको मानती हूँ कि मैंने कुछ चार्ट्स पे देखा है, बच्चा होने के बाद जो है पर्सन की जो है वो या तो जॉब में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई, अच्छा, या फिर हाँ। दादा की, या फिर आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी हेल्थ में बहुत सारा इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। तो कारण यही होता है, क्योंकि पांचवा घर हम लोग करियर से अगर गिनेंगे तो 8वां घर पड़ता है। तो इस घर में अफ्लिक्शन किसी भी हालत में नहीं चल सकती। तो वो आपकी शिक्षा, आपका बच्चा, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जितनी भी आपके अंदर हुनर है, स्किल है, आपके अंदर जितनी भी सिद्धि आती है, जितनी भी आपके अंदर क्रिएशन लाते हो, हुँ। वो इसी भाव से लाते हो। वो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है कि आप पैदा हुए आज और आज ही आपके अंदर सारी क्रिएटिविटी, सारी गुण आ गए, ऐसा तो नहीं होता। हाँ। ये आपके अंदर जीन्स की जो चेन चली आ रही है, उसके थ्रू आता है। तो इसीलिए इसको पूर्व पुण्य का कहा जाता है, कि अगर आपके पूर्व में अच्छे पुण्य हाँ। है, अच्छा आप क्रिएशन करके आए हो, सेविंग्स अच्छी छोड़ के आए हो पिछले जन्म में, तो उसमें से कुछ हिस्सा अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो आपके बच्चे के रूप में मिलेगा। हर इंसान का जो अगला पड़ाव है, मैं भी हूँ या जितने भी हमारे पेरेंट्स थे, वो अपने बच्चों को देखकर ही जीते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल। उनकी लाइफ से एक बच्चे का एरिया निकाल दिया जाए, तो आप मुझे बताओ क्या बचता है उसमें। आई थिंक कुछ भी नहीं। हम लोग एक बच्चे के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी, कहते हैं ना कि जब इंसान के पास जो चीज़ होती है तो वो टेकिंग उसकी फॉर वैल्यू, गारंटी ले हाँ, लेता है कि बिल्कुल। अभी तो क्या ही होगा, अब तो हो हुँ। गया सब कुछ। लेकिन ये बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं अपनी लाइफ में। पांचवें घर को बहुत बहुत ज़रूरी है बचाना, ताकि आपके बच्चे और आपकी ज़िंदगी में पास्ट की जितने भी कर्सेज है वो हम ठीक कर पाएँ। तो मैम, जैसे अभी आपने बताया कि हम हमारी कुंडली के 5वें भाव से संतान को देख सकते हैं, तो इसमें प्लैनेट्स का कितना रोल होता है कि कौन-कौन से प्लैनेट्स हमें ये बताते हैं कि हमारी संतान कैसी होगी, किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके होंगे? प्लैनेट्स का बेसिकली क्या रोल होता है? जब भी किसी भाव को हम देखते हैं तो हमेशा मैं बोलती हूँ कि हमेशा किसी भी भाव को डायरेक्ट आप प्लैनेट पे न मत जाइए। सबसे पहले उस भाव को देखिए, पांचवा भाव, फिर उसके बाद उसमें साइन देखिए, साइन किस एलिमेंट का है वो।
जैसे कि मान लीजिए वो पृथ्वी तत्व का है, वायु तत्व का है, ठीक है, अग्नि तत्व का है या फिर जल तत्व का है। इन तत्वों का आपकी संतान के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, अच्छा। ठीक है। वो वैसे ही एलिमेंट को लेकर आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके 5वें घर में जल तत्व की राशियां हैं, हाँ। तो आपका बच्चा इमोशनल हो सकता है, आपके साथ बहुत अटैच हो सकता है, या आप उसके लिए जो है वो बहुत अटैच हो सकते। जैसे कि 4 नंबर है, 4 नंबर की राशि जो है वो भी जल तत्व को दिखाती है, ठीक है। तो 4 नंबर की राशि 5वें घर में है, तो बच्चा बहुत इमोशनल होगा, बहुत कंफर्ट चाहेगा, और माँ के साथ एक अलग ही उसका जो है वो अटैचमेंट अटैचमेंट रहेगी होगा। सबसे ज़्यादा, ठीक अच्छा। है। 4 नंबर के बाद 8वां नंबर भी जल तत्व का आता है, तो 8 नंबर अगर आपके 5वें भाव में है तो बच्चा सीक्रेटिव होगा, हो बातें सकता है। छुपाने वाला। यस, तो सीक्रेटिव होगा, उसके बारे में आपको कभी भी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी कि वो असल में है कैसा। तो वो कुछ ना कुछ उसकी हिडन एक्टिविटीज़ होंगी, हिडन उसकी हुनर होंगे या स्किल्स होंगी, जिसको आपको डेवलप करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद 12 नंबर का जो होता है, जो वो भी जल तत्व को ही दिखाता है। तो जल तत्व जो है वो बच्चे को इमोशंस तो देते हैं, हाँ। लेकिन 12 नंबर जो है वो फ़ॉरेन का भी दिखाता है। तो आपका बच्चा जो है वो फ़ॉरेन में हो सकता है, यानी या आपका बच्चा होने के बाद फ़ॉरेन चला जाए, पढ़ाई के लिए चला जाए, किसी भी वजह से चला जाए, लेकिन फ़ॉरेन का कनेक्टिविटी बहुत होगी। और इवन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि 12 नंबर जिनके भी 5वें भाव में है, वो चेक करेंगे सब लोग इस वीडियो को देखने के बाद, वो सबसे ज़्यादा वो लोग, यानी कि ये जिसका कुंडली है, यानी कि मेरी कुंडली मान लीजिए 8 नंबर की है, तो मेरे 5वें भाव में 12 नंबर, तो मैं सबसे ज़्यादा खर्च अपनी ज़िंदगी का व्यय जो है वो मैं अपनी संतान पे करने वाली हूँ। तो पूरी लाइफ मेरे को मोक्ष दिलाने वाला भी यही बच्चा है। मेरी लाइफ में चैरिटी, मेरी लाइफ में हर तरह का सरेंडरनेस, बहुत सारी आपके लाइफ में जो अपलिफ्टमेंट है, जो इंसान को रियलिटी दिखाती है लाइफ में, छोड़ना सिखाती है, वो आप इस बच्चे के जन्म के बाद अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट फील करोगे। तो 12 नंबर का साइन हमेशा व्यय का है, लेकिन ये क्योंकि स्कॉर्पियो के 5वें घर में 12 नंबर आता है, तो स्कॉर्पियो वाले अपने फर्स्ट चाइल्ड से, क्योंकि फर्स्ट जो, अब मैं यहाँ थोड़ा एडिशन कर देती हूँ, फर्स्ट जो चाइल्ड होता है वो 5वां घर से देखते हैं हम लोग, अच्छा। जो सेकंड चाइल्ड है वो 7th हाउस से देखते हैं। अच्छा, ऐसे चेंज होता रहता है? हाँ, और तीसरा चाइल्ड जो है वो 9th हाउस से देखते हैं, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि देखिए हर भाव से तीसरा भाव उसको मल्टीप्लाई करता है, अच्छा। इसीलिए आपसे जो तीसरा भाव है वो आपके बहन भाई हैं छोटे, ठीक है। ऐसे ही आपकी संतान है ना, उसका छोटा बहन भाई उसके तीसरा भाव यानी 7वां भाव, ठीक है। इसीलिए 5वें भाव यानी संतान ओवरऑल देखनी हो या फर्स्ट देखनी हो, आपको 5वां घर ही बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि ग्रहों का क्या खेल होता है। ये तो मैंने एलिमेंट्स का सिखाया, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम पॉडकास्ट करेंगे, लोग बोर हो जाते हैं ना। अगर चाहेंगे तो दोबारा इसमें डिटेल पे बात कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 5वें घर में आपके सूर्य जैसे प्लैनेट है, अच्छा। सूर्य है, सूर्य अपने आप में अथॉरिटी का प्लैनेट है, और दूसरी चीज़ ईगो का प्लैनेट है, और सेल्फ इंडिपेंडेंट का प्लैनेट है। तो आप कोशिश करिए अपने बच्चे को किसी बिजनेस में ही डालिए। आपका 5वें घर में सूर्य है, वो किसी के अंदर दब के काम करेगा नहीं, हमेशा वो अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करेगा, उसके अंदर एक अलग तरह का रॉयल्टी होगी। वो किसी भी तरह के एजुकेशन फील्ड में अगर चला गया तो वो वहाँ पे अपना नाम करेगा। तो यहाँ बच्चा 5वें घर में सूर्य को लेकर आया, आपके चार्ट में सूर्य है, तो बच्चे को जो है वो इंडिपेंडेंट किसी फील्ड में डालना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ चंद्रमा है, तो जैसे मैंने बोला इमोशंस का कारक है, लेकिन माइंड फिकलनेस का भी कारक है, यानी कन्फ्यूजन। तो यहाँ बच्चा कन्फ्यूजन भी होगी उसमें, और उसको जो है अपनी लाइफ में वो बहुत सारे सुख सुविधाएं चाहता है। ऐसा बच्चा हमेशा चाहेगा कि मेरे आसपास नौकर चाकर घूमते हों मेरे, और आप उसको अरेंज करके भी देते हो, क्योंकि ये आपका 5वां घर है ना, तो अरेंज कौन करके देगा? मैं ही अरेंज करके हाँ, दूंगी ना। बिल्कुल। तो मैं अपने बच्चे के लिए क्या कर रही हूँ, आपका बच्चा चाह क्या रहा है आपसे, वो आपका ये भाव बताएगा। तो वो आपसे कंफर्ट चाहता है जो आप दोगे, आपसे इमोशनल स्ट्रेंथ चाहता है आप दोगे। साइकोलॉजी में नंबर 1 होगा, इंट्यूटिव लेवल का होगा, ठीक है। तो अगर ये कहीं पे अफ्लिक्टेड हुआ तो फिर ये सारी चीज़ें नेगेटिव पॉइंट पे चली जाएंगी। मंगल है, मंगल होता है या राहु होता है या केतु होता है, ये 3 प्लैनेट यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि एबॉर्शन जैसी स्थिति ला देते हैं।
ठीक है, तो आपका फर्स्ट चाइल्ड जो है वो हो सकता है किसी वजह से आपके स्पर्म काउंट कम हो, आपके एग नहीं बन रहे हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स ये वाले मेलेफिक प्लैनेट की वजह से हो जाते हैं। या फिर आपकी जो आपका बच्चा जो है वो किसी रोग के साथ ग्रसित हो जाए, या उसको हेल्थ इशू उन पॉइंट्स पर हो जाए। क्योंकि देखिए 5वां घर जो है ना हमारा अपर एब्डोमेन है, अपर अच्छा। एब्डोमेन। और 5वें घर से हमारी चीज़ें शुरू होती हैं और आप बच्चे को डिलीवर करते हो जाके 7वें घर में। ये 3 भाव डिपेंड करते हैं बच्चे को डिलीवरी करने के लिए। 5वां घर अपर है, छठा घर हमारा लोअर एब्डोमेन है और 7वां घर हमारा जेनाइटल पार्ट्स है। तो आप बच्चे को डिलीवर, आपकी स्टार्टिंग देखिए कहाँ से हो रही है हाँ। और अंत कहाँ हो रहा है। कोई भी भाव अकेला काम नहीं करता कभी ज़िंदगी में। लोगों को लगता है 5वें घर में ये है तो बस बच्चा ये हो, नहीं। अगर गुरु ने 5वें घर को देखा है किसी तरीके से तो वो सब चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेगा, तकलीफ़ों को। ठीक है? कोई भी जो गुड बेनिफिक प्लैनेट होते हैं, नैसर्गिक जिसको शुभ ग्रह कहते हैं, बुध हो गया, फिर आपका शुक्र हो गया, चंद्रमा हो गया, फिर इवन कि अपना गुरु हो गए। ये तो वो प्लैनेट है जो जितनी मर्ज़ी मुसीबत आए, 5वें घर को देखा है इन्होंने, तो हाँ। बच्चा ज़िंदगी में आपके आएगा ही आएगा। अच्छा। ठीक है? बाकी जो मेलेफिक्स देखते हैं या बैठते हैं, वो उसके बाद आपकी लाइफ़ में ट्रॉमा स्टार्ट कराते हैं। जब मेलेफिक्स बैठे होते हैं, मेलेफिक्स किसको लेते हैं हम लोग? राहु, केतु, शनि, शनि। मंगल और सूर्य। सूर्य और मंगल क्रूर ग्रह, यानी गर्म प्लैनेट है, गुस्से वाले प्लैनेट है। तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी सर्जरी करानी पड़ जाए, कोई आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ जाए, तब आपका बच्चा हो रहा है। ठीक है? तो तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपको हमेशा ये देखना है कि कौन-सा प्लैनेट यहाँ बैठा हुआ है। ठीक? दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ पे सबसे अच्छे प्लैनेट में कहा जाए तो कोई भी प्लैनेट अच्छा या बुरा नहीं होता है। मैं सभी को बोल दूँ हाँ। कि सब प्लैनेट्स काम करते हैं अपनी राशि के अनुसार, और उसके ऊपर किन-किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट आ रहा है उसके ऊपर। बहुत बार ऐसा होता है कि राहु यहाँ बैठे हैं, आपका पहला बच्चा हुआ, आपकी जॉब चेंज हो गई, आपकी ट्रांसफ़र हो गई, हाँ। आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाएँगे। ये भी तो एक तकलीफ़ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उस तकलीफ के बाद हो सकता है कि आपका बच्चा ज़्यादा ग्रोथ कर जाए, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो वो जगह उसके लिए नहीं है, सूटेबल नहीं थी। सूटेबल नहीं है। हुँ। ये कुदरती होता है आपके घर में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी चंद्रमा के नक्षत्र का बच्चा है, जैसे रोहिणी है, और चंद्रमा उच्च का हो गया उस बच्चे के चार्ट में, तो वो पैदा होने से पहले ही आपका घर बदलवा देगा। वो अपने लिए एक नई कोठी बनवा देगा, अपने घर लिए अपनी कार लेके दे देगा पेरेंट्स को, क्योंकि बच्चा होते ही खुद थोड़ी कमाएगा। बिल्कुल। वो किसके थ्रू लेगा? वो पेरेंट्स के थ्रू लेगा। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अगर किसी की लाइफ में बहुत ट्रॉमा है, हाँ, तो वो बच्चा होने के बाद बढ़ भी सकता है, वो वो घट भी कम भी हो सकता है, सकता और है। उसको आप आराम से डायग्नोज करके ठीक भी कर सकते हो। अच्छा, तभी मैम हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि ना बच्चे होने के बाद में पेरेंट्स की लाइफ एकदम चेंज हो जाती है और किसी की बिल्कुल नेगेटिव वे में भी जाती है तो वो बच्चे को कोसते हैं। हाँ, यहाँ पे अब मैं आपको एक लॉजिक देती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ हैं, जैसे हुँ। मैं भी हूँ, या बहुत सारी ऐसी वर्किंग वुमेन्स हैं, वो कब जॉब छोड़ती हैं? जब उनके बच्चा होता है। सिंपल। इसीलिए मैं बोलती हूँ 10th से 8 है। आपकी जॉब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी जब आप कंसीव करोगे। हाँ, तो बिल्कुल। आपको क्या होगा, एक ही चीज़ कर पाओगे। जब भी 6-8 का कनेक्शन बनता है किन्हीं भावों का, वहाँ पे एक ही चीज़ चलेगी। ठीक है? तो आप डिसीज़न लेते हो कि नहीं यार, पहले बच्चा कंसीव करके इसको हम डिलीवर करके इसको पाल लेते हैं अच्छे से, उसके बाद ही हम जॉब तो फिर भी कर सकते हैं। ठीक है? इसी करके हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी मेल के चार्ट में भी ये कंडीशन होती है, यानी कि किसी मेल यानी फादर के चार्ट में 5वें घर में अफ्लिक्शन है, हुँ। तो बच्चा होने के बाद आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजेस चाहिए। वो बच्चे को शायद ग्रोथ के लिए हो सकता है आपकी ट्रांसफ़र हो, आपको और ज़्यादा अच्छा पैकेज मिल हाँ, जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना? बिल्कुल। लेकिन वो चेंजेस पैरेलल होते हैं। हमेशा कोई भी इवेंट इकट्ठा नहीं होता है। उधर से बच्चा आया ज़िंदगी में, उधर से ट्रांसफ़र हो गई, उधर से कुछ और चीज़ घर में हो गई, या चीज़ें हाँ, कुछ और हो गई, राइट? तो ये पैरेलल होती हैं। ये तो हमने जान लिया मैम कि संतान किस तरीके की होगी, जैसे अभी आपने बताया कौन-कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्या-क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लेकिन संतान ना होने के रीज़न क्या होते हैं कुंडली में? मतलब किस तरीके से कुंडली दिखाती है फिर? संतान ना होने के देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 5वां घर और लगन और 9वां घर, इन तीनों में अगर कहीं पे भी शनि जैसे प्लैनेट है तो डिले आएगा बच्चे होने में। ठीक अच्छा। है? केतु जैसे प्लैनेट है, राहु जैसे प्लैनेट है, तो फिर इनमें क्या होता है, कोई ना कोई ट्रीटमेंट या फिर अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा खुशी का भाव कौन सा है, खुशी मनाने का भाव कौन सा है। हम सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं?
5वें घर में होते हैं जहाँ हमारे बच्चे होते हैं। अब वहाँ पे अगर मेलेफिक प्लैनेट हैं तो क्या होता है कि आप कोई भी खुशी मनाने लगेंगे, बच्चे का पहला बर्थडे मनाने लगे, कोई ना कोई बरसात आ गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, किसी का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो मतलब जैसे सेलिब्रेशन कहते नहीं हैं हो कि पाएगा। सेलिब्रेशन जो है ना वो सेलिब्रेशन रहेगी नहीं। हाँ। तो इसीलिए आपकी ज़िंदगी में हम लोग एक सिंपल सा मैं उपाय हमेशा देती हूँ कि 5वें घर में अफ्लिक्शन है तो खुशियों को बहुत बढ़ा-चढ़ा के मत दिखाइए लोगों को। जैसे लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे डाल दिया, एक छोटा-सा बर्थडे किया, राहु पंचम में है, शनि पंचम में है या केतु पंचम में। ये लोग ज़रा मुझे बताएँ कमेंट में कि 5वें घर में अगर ये लेके बैठे हैं, लगन में बैठे हैं या फिर ये 9th हाउस में लेकर बैठे हैं, जब भी कोई सेलिब्रेशन करने लगेंगे, जन्मदिन, केक काटेंगे, कुछ भी काटेंगे, क्या वहाँ पे रंग में भंग डलता है कि नहीं डलता? तो आपको ना वो चीज़ें नैरो करनी है, नैरो इन द सेंस कि फैमिली के साथ करना है, उसको ओपन मत करिए, अनजान लोगों के साथ मत बांटिए। लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो परेशानियां भी तो बढ़ रही हैं ना उसके साथ साथ। ये चीज़ें पहले तो नहीं थी, पहले हमारे कहाँ बुजुर्ग ऐसी हरकतें हम लोग करते थे, है ना। जन्मदिन मनाया जाता था, स्पेशल कंजकें बिठाई जाती थी, खाना पीना उसमें बच्चों को बिठा के 11 कंजक, 15 कंजक, 16 कंजक बिठाई जाती थी, ठीक है। आज के समय में ऐसा नहीं है, आजकल सिर्फ फोटोग्राफी का ज़माना है कि वो दिखना चाहिए कि कितना बहुत अच्छा है या हाँ। कुछ है। तो ये लोग फिर परेशान भी होते हैं। तो इसलिए जब मेलेफिक है तो इन लोगों को कभी ओपनली ऐसी खुशियाँ जो है भर भर के नहीं बांटनी चाहिए और अपने घर में सीमित रूप में अच्छे से पाठ पूजा के साथ या फिर किसी जो मंदिर में या किसी जगह पे बहुत रिचुअल तरीके से मनाना चाहिए। अच्छा, तो मैम जो अगर ऑडियंस में जैसे किसी को ये साइन दिख रहे हैं तो वो कमेंट करके बता सकते हैं हमें कि ऐसा कुछ बिल्कुल होता भी है नहीं। बिल्कुल मैम बिल्कुल। ऑडियंस के लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में 2 खुशखबरियों की बात करी थी, तो वो जैसे कोर्सेज़ आने वाले हैं आपके, तो उन कोर्सेज़ के बारे में एक बार ऑडियंस को थोड़ा ब्रीफ दें। पिछले काफ़ी टाइम से जो है मैं खुद कोशिश कर रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी थी और मैं भी चाहती थी, मेरा बहुत दिल है क्योंकि मैं भी लगातार पढ़ती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो अभी भी मैंने ज्योतिष की क्लासेस जो पराशर ज्योतिष की हमने शुरू की है। हाँ, लोग जैसे बेसिक की बात करते हैं कि बेसिक आता है हमें, हाँ। लेकिन बेसिक कुछ नहीं होता है ज्योतिष में, ना एडवांस कुछ होता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ज्योतिष बेसिक और ज्योतिष एडवांस है, जैसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, ज्योतिष ज्योतिष है, ठीक हुँ, है। वो एक महासागर है, उसमें आपको सीखना जितना सीख सकते हो सीखो। बिल्कुल। तो बीपीएचएस जो है वो मैंने सिखाना शुरू किया है, जिसमें जितना मैं पढ़ पाती हूँ उतना मैं सिखाती हूँ। तो वो फ्री क्लासेस हैं, किसी ने भी सीखना है वो हमने लिंक आपने बता ही दिया है कि व्हाट्सएप पे जॉइन कर सकते हैं, ग्रुप को जॉइन कर ले। वो सोमवार या फिर फ्राइडे को हम जैसे भी मुझे कंफर्टेबल होता है मैं क्लास लेती हूँ शाम को। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एनीबडी जो भी पराशरी ज्योतिष सीखना चाहता है वो आ जाए, ठीक है। दूसरी जैसे आपने बोला कि बहुत सारे लोग जो है सीखना ऑफलाइन चाहते हैं सीखना आपसे। चाहते हैं, लेकिन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इतनी फ्रिक्वेंटली या इतनी उसमें कैसे बता एक्यूरेसी, पाते हो। हाँ। तो वही चीज़ मैंने आपको भी सिखानी है। टाइमिंग ऑफ इवेंट जितने भी हमारी लाइफ के होते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ये कोर्स अगले महीने से शुरू होगा। जितने लोग ऑफलाइन मेरे से यहाँ दिल्ली में सीखना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए आपने नंबर जो भी हाँ, टीम का दिया है वहाँ पे वो अपना नाम लिख दें कि हम ऑफलाइन इंटरेस्टेड है, तो सारे उनको डिटेल मिल जाएगी। तो ये मेरे लिए एक समझ लो पायलट प्रोजेक्ट है ऑफलाइन का कि मैं भी मिलना चाहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ, बिल्कुल। मैं भी नई चीज़ सीखना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं वो कुछ ना कुछ मुझे भी सिखा के जाते हैं। तो वो मेरी एक लर्निंग रहती है, तो मेरे ख्याल से फ़ायदा उठाना चाहिए सबको, मैं भी सीख पाऊँ और वो भी सीख पाएँ, राइट। तो जैसा कि मैम ने बोला कि मैम की एजुकेशन का लोग फ़ायदा उठाए और जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर क्लिक करके मैम से आप डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं ऑफलाइन। तो मैम अब बात कर लेते हैं कि संतान अगर किसी को नहीं हो रही तो वो लोग क्या उपाय कर सकते हैं। अब ये इतना सब कुछ तो हमने जान लिया, लेकिन अब वो लोग कमेंट करेंगे कि भाई अब नहीं हो रहे तो आगे क्या करना चाहिए। राइट राइट। तो सबसे पहले तो 5वां घर जो होता है ना वो सूर्य का होता है, काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सूर्य को सुधारिए, अपने सूर्य को, वो जो ऊपर है वो तो सर्व कहते हैं ना, सर्व पिता है वो तो, है ना। देखिए जितने भी ग्रह हैं वो हमसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर हैं, करोड़ों किलोमीटर दूर है, हम उनके मतलब परछाई भी नहीं ले सकते। सिर्फ एक सिंबॉलिक है कि चंद्रमा ऐसे हैं तो आपकी कुंडली में ऐसे, उनको एक सिंबॉलिक ही दिया गया है। दूसरी चीज़ कि आपके चार्ट में अगर संतान होने में दिक्कत है तो उसकी 2 ही वजह है, 5वां घर लगन या 9th हाउस अफ्लिक्शन में है, ये कंफर्म है।
ये पहली संतान के लिए बोल रही हूँ, दूसरी है तो 7वें घर में होगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपकी नहीं हो रही है तो 5वें घर में जितने भी प्लैनेट है अगर वो मेलेफिक हैं, उनकी चीज़ें आप ये ध्यान रखिए कि उनकी शांति करवानी, उनके जो चीज़ उनके देवताओं को जो है वो खुश करना बहुत ज़रूरी है। जैसे राहु है तो माँ सरस्वती को, केतु है तो गणेश जी और शनि है तो भगवान विष्णु को आप उनकी आराधना ज़रूर करिए। एक संतान गोपाल स्तोत्र आता है, मंत्र आता है, वो ज़रूर करिए। आप अगर बच्चा नहीं है आपकी लाइफ में या आपको चाहिए तो आप ना अपने आसपास टॉय रखना शुरू करिए। टॉयज़, छोटे टॉयज़ रखना शुरू करिए। कई बार क्या होता है कि बहुत साल संतान नहीं होती तो हमारा जिसको कहते हैं ममता जो है अंदर की जाती है, हाँ। शुरू हो जाती है। तो जब आप अपने आसपास टॉयज़ रखोगे, और इवन कि ये रेमेडी मैंने करवाई है जिनके 8 साल के बाद उनकी बेटी हुई है, तो सिर्फ़ इसलिए कि वो जो आपके अंदर साइकोलॉजी ख़त्म हो रही है, बच्चे को लेकर आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ। लेकिन जब आप टॉयज़ के साथ अपने आसपास रखोगे, उनको देखोगे, आपके अंदर कुदरती वो फीलिंग जो है वो आएगी, ठीक है? और आप जैसे कि मैं कहती हूँ कि हर किसी की लाइफ़ में बच्चा नहीं होता है, ये भी एक सच्चाई है। कई लोग गोद लेते हैं बच्चा, तो आप लोग ये ध्यान रखिए अगर 5वें का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया है जाके, 5वें का लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया अगर जाके, हो सकता है आपको संतान जो है वो गोद लेनी पड़े। तो ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ़ आप ट्रीटमेंट कराए जा रहे हैं, वो भी चीज़ें कराए जा रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, लेकिन मिलना तो आपको किसी और से है। हाँ। तो इसी को हम सरोगेसी, इसी को हम बोलते हैं कि किसी और चीज़ से हमें मिल रहा है कि किसी ने गोद भतीजा ले लिया लिया, हो। गोद ले लिया। तो ले सकते हैं, आपके चार्ट में क्या प्रॉमिस है आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है? 5वें घर में अगर मेलेफिक है तो बहुत बढ़ चढ़ के खुशियाँ मत मनाइए, ठीक है? उसको नैरो करिए, सीक्रेट रखिए अपने तक, ठीक है? दूसरी चीज़, अपने जितने भी आपके पितृ हैं, जितने भी आपके बुज़ुर्ग एंसेस्टर हैं, हर अमावस्या पे उनके नाम पे कुछ ना कुछ वाइट चीज़ें डोनेट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके पितरों का कहीं न कहीं आपके ऊपर आशीर्वाद जो है वो कम होता है। आप कहीं निग्लेक्ट कर रहे हो, तब जाके वो चीज़ें हमें मिलती नहीं हैं, ठीक है? इसमें कोई वहम या किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं है। ये एक चेन सिस्टम है कि हमारे पितृ कहीं हैं, नहीं हैं वो हमें नहीं पता, हाँ। लेकिन हमारे अंदर उनका डीएनए तो है। तो जब हम अपने डीएनए का सुधार करेंगे, अपने आसपास की चीज़ों का सुधार करेंगे, तो आपकी लाइफ में एक स्वस्थ बच्चा खुशियाँ लेकर ज़रूर आएगा। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मज़ा आया आज आपके साथ फिर से इतने दिनों बाद में पॉडकास्ट करके और एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक उठाने के लिए अगेन थैंक यू सो मच। एंड आई होप हमारी ऑडियंस में भी आपको आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक बहुत इंसाइटफुल पॉडकास्ट था। जो भी लोग हैं, मेल फीमेल, जो भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट आई होप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और आप में से जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन मैम से कंसल्टेशन लेना चाहता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसका व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ऑफलाइन कोर्स जो कि मैम से आप फेस टू फेस कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी नंबर डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच। और आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।